आजच्या साप्ताहिक वंदनेच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. वंदनेचा कार्यक्रम अतिशय सुंदर अशा वातावरणात या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सर्व महामानव महामातांना खिलवार अभिवादन. आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांची निवड करतो. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत आपल्या बहुजन हिताय संघाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब साहेब यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे. तर आपल्या दळे साहेबांनी या अध्यक्ष पदाची सूचना मांडली त्याला आपल्या सर्वांच्या वतीने यानंतर आपल्या संघाचे अध्यक्ष अवचर साहेब यांना विनंती करते की त्यांनीही आपल्या विचारांची वरती स्थान पूर्ण व्हावं. अवचरे साहेब, आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा कार्यक्रम गगनमणी फाउंडेशनतर्फे आपल्या या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तर या फाउंडेशनच्या वतीने जे काम करत आहेत ते हौसरा मांडाड सर यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे यावं आणि विचारांच्यावरती आपलं स्थान ग्रहण करावं. टाळ्या. आत्ता नुकताच 66वा जो आपला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन झाला, या निमित्ताने आपल्या या विहारामध्ये आजच्या कार्यक्रमामध्ये गगन मलिक फाउंडेशन नागपूर यांच्या माध्यमातून जनहित बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संचलित नालंदा बुद्धविहार नालंदा नगर पारगाव सुद्रीक तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर यांच्या सहकार्याने 84,000 बुद्धमूर्तींचे वितरण कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतलेला आहे आणि तो वितरण कार्यक्रम करत उत्तर भागामध्ये त्यांनी तो सुरू केलेला आहे आणि आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये ते येणार आहे. आज आपल्या विहारामध्ये त्यांचा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे आणि त्यांचा उद्देश हा आहे की ही जी बौद्ध विहार आहे, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की अनेक ठिकाणी बुद्ध विहार आपल्या पुणे परिसरामध्ये सुद्धा आहे, परंतु या पुणे परिसरामध्ये असलेली जी विहार आहे ती किती विहार खरं तर चालू आहे, किती विहारांमध्ये कार्यक्रम होतो, किती विहारांमध्ये खऱ्या अर्थाने धम्मसंस्कार होतात. आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये मला वाटतं बऱ्यापैकी या पंचक्रोशीमध्ये बुद्ध विहारांचं काम चालू आहे, पण काही ठिकाणी विहाराची 2-3 मजली इमारत आहे परंतु त्या ठिकाणी कुलूप लागलेलं आहे. तर हे कुलूप उघडून त्या ठिकाणी बुद्धमूर्तीचे वितरण करून आहे बुद्धमूर्ती तरी सुद्धा पुन्हा एकदा जागृती निर्माण करण्याचं काम या फाउंडेशनतर्फे करत आहे. तर ते थोड्या वेळात येत आहे. तोपर्यंत खरंच बाबासाहेबांनी जर घटना लिहिली नसती तर आज आपण या विहारामध्ये बसू शकलो नसतो. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही जी 4 तत्व आहेत, मूलतत्व, या मूलतत्वांना धरून जी घटना आहे तिथं कोणीही तो अस्वीकार करणार नाही. ते प्रत्येकाला ते पाळावंच लागेल अशा अर्थाने ही जी घटना आहे आणि त्यामुळेच आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय मागण्याचा हक्क, बंधुतेने वागण्याचा अधिकार आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. या ठिकाणी गगन मलिक फाउंडेशन इंडिया या संस्थेच्या वतीने आता नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे मोहन बापुडे सर यांचं जोरात टाळ्या वाजवून मोहन बापुडे सर आहेत. ते सदस्यता अभियान प्रमुख भारत, म्हणजे हे ज्या बुद्धमूर्तींचं वितरण आहे त्याचे त्या ठिकाणी ते प्रमुख आहेत या अभियानाचे उपक्रमाचे. तर त्यांचा सत्कार आपल्या बहुजन हिताय संघाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब साळवे सर आणि त्याचबरोबर आपल्या बहुजन हिताय संघाचे अध्यक्ष अवचर सर यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा यथोचित असा सत्कार करावा. जोरात टाळ्या. गगन मलिक फाउंडेशनने खरं तर खूप मोठं काम आपल्या हाती घेतलेलं आहे. 84,000 मूर्त्यांचं बुद्धमूर्तींचं
वितरण ते करणार आहेत संपूर्ण भारतभर. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की खरे दानशूर असलेले चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांनी 84,000 स्तूप त्या काळामध्ये निर्माण केले. आणि त्यामुळे हे जे गगन मलिक आहेत हे अभिनेता आहेत. त्यांनी या बुद्ध चित्रपटामध्ये जे काम केलेलं आहे या कामाचा मनावर झालं. म्हणजे एखादी जर आपण गोष्ट करत असू तर त्याचा परिणाम किती होतो याचं उदाहरण म्हणजे गगन मलिक अभिनेता गगन. त्यांनी मोठं काम हाती घेतलेलं, त्यांच्या मनाचं परिवर्तन त्यांच्यामध्ये इतकं झालं. त्या बौद्ध धर्माची त्यांनी दीक्षा घेतली आणि असा संकल्प केला की मी 84,000 बुद्धमूर्तींचं वितरण करेन आणि लगेच त्याला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या या कामाला आपल्याही विहारातून काही हातभार लागावा म्हणून आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. तर यानंतर याच संस्थेमध्ये काम करणारे आपल्या इथले कार्यकर्ते, आपल्या विहाराचे कार्यकर्ते बाळासाहेब आल्हाट यांचाही सत्कार या ठिकाणी करावा अशी मी साडेसहा न्यायाधीश साहेबांना विनंती करते. कार्यक्रम खरा दुसरा सुरू होण्यापूर्वी अजून 2 अधिकारी या ठिकाणी येणार आहेत. थोडा एक 10 मिनिटाचा वेळ आहे. तोपर्यंत आपल्या बहुजन हिताय संघाचे माजी उपाध्यक्ष राणवड सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मत व्यक्त करावं. राणवड विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता भीमाई, माता रमाई यांच्या पवित्र स्मृतीला विचारात करून आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब साळवे आणि गगन मलिक फाउंडेशन नागपूर यांचे आदरणीय मोहनराव वाकोडे सर, आपण सर्वांना अप्रतिम जय भीम. वाकोडे सरांचं हे कार्य मी ऐकून होतो यापूर्वी की त्यांनी प्रेरणा घेतली सम्राट अशोक यांच्याकडनं की सम्राट अशोकानं भारताच्या बाहेर 84,000 स्तूप बनवले आणि त्यातून सरांनी प्रेरणा घेतली आणि त्या माध्यमातून सर आज आपल्या भारतभर मूर्ती वाटप करतायत. बरोबरच त्यांच्या कार्याला मी सॅल्यूट करतो. म्हणजे भगवान बुद्धाचं काम, बाबासाहेबांचे आदेश पुढे कसे न्यायचे हे वाकोडे सरांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे. आणि खरोखरच असा हा स्तुत्य असा कार्यक्रम आहे. बाबासाहेबांनी ज्याप्रमाणे पीपल एज्युकेशन स्थापन केली, त्याच्या संस्था माझ्या माहितीनुसार फक्त रायगडमध्ये, औरंगाबाद, मुंबई असे 3च कॉलेजेस आहेत. खरं वास्तविक ही संस्था मोठी करणं तुम्हाला काळाच्या दिशेने फार मोठी गरज आहे. कारण आज जे काही आहे नाही ते फक्त एज्युकेशन मधून होत आहे. जोपर्यंत हायर एज्युकेशन घेतलं जात नाही, हायर एज्युकेटेड आपण होत नाही, तोपर्यंत तुमची आमची उन्नती होऊ शकत नाही असं मला तरी वाटतं. कदाचित चुकीचं बी असेल, पण मला माझं मत असं आहे की एज्युकेशन फार महत्त्वाचं आहे. तर ज्याप्रमाणे या मूर्तींचं वाटप आदरणीय वाकोडे सर करतायत, त्याचप्रमाणे ही अशा संस्था, जसं की बाबासाहेबांनी मी काल एका भाषणामध्ये सांगितलं की औरंगाबादचं मिलिंद महाविद्यालय सुरू केलं, पहिल्याच वर्षी 1,07,000 रुपयाचा तोटा आला. पहिल्याच वर्षी. त्या काळी 1951 साली त्या 1,00,000ची आज किंमत 10 कोटी होईल माझ्या माहितीनुसार. म्हणजे एवढा मोठा तोटा सहन करून त्यांनी बंद नाही केलं. म्हणजे किती, आणि त्या काळच्या परिस्थितीला तोंड देऊन अशी विद्यालय सुरू केली. तर आता आपल्याजवळ सगळं आहे मला असं वाटतं. आज आपण या दृष्टीने विचार करायला पाहिजे. निरनिराळ्या जिल्ह्यांमध्ये अशा आयसोलेटेड ठिकाणी, त्यात तो आयसोलेटेड होता त्यावेळेचा औरंगाबाद हा आयसोलेटेड होता की त्या ठिकाणी कुठल्याही संस्था नव्हत्या. पण एकच फक्त हैदराबाद युनिव्हर्सिटीची एक शाखा होती आणि दुसरी कुठलीही युनिव्हर्सिटी नव्हती. तर असं म्हणजे चॅलेंज घेऊन काम करणं फार गरजेचं आहे. आता मी फक्त सांगतोय, माझं वय आज 67 आहे.
आणि ह्या कामासाठी यंग जनरेशनची फार गरज असते. गाईडलाईन आपण देऊ शकतो, पण पुढं होऊन काम करण्यासाठी यंग जनरेशनची फार गरज असते. आणि आज आपलं फार मोठं दुःख हेच आहे की यंग जनरेशन पुढं येत नाही. कारण IT मुळं सगळं काही मिळालंय, IT मध्येच तो त्यामध्ये गुंतलेला आहे, त्यातून तो काय बाहेर येत नाही. पण खरं वास्तविक जाणीव ही बाबासाहेबांची सगळ्यांनी ठेवणं गरजेचं आहे. तर त्या दृष्टीने कामकाज व्हावं अशी माझी अपेक्षा आहे. मला जे काही मदत करता येईल त्या दृष्टीने मी जरूर करेन, पण कुणीतरी पुढं होऊन हा एक भाग घेतला पाहिजे. एज्युकेशन संस्था निर्णय ठिकाणी संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत. पीपल एज्युकेशनच्या अंडरच काम करावं. नाहीतर आपल्याला सवय असते प्रत्येकाने वेगवेगळी चूल मांडायची, ती सवय नको आहे. आता बाद झाल्या चुली मांडणं, भरपूर चुली झाल्या या देशामध्ये, त्या चुलींचा हिशोबच लावता येणार नाही, इतक्या चुली मांडलेल्या. असं होऊ नये. लोकांचं काय असतं, मला ते वरचं नेतृत्व मान्य नाही. अरे तो एकटा काय करणार आहे? नेतृत्व जरी तुम्हाला त्यांचे काही विचार पटत नसतील, पण तो एकटा काय करणार आहे? आता सरांचे विचार सगळ्यांनाच पटत असतील असंही नसेल कदाचित सरांना विरोध करणारे बी असतील, पण विरोध न करता ते काम पुढं कसं जाईल असं पाहिलं पाहिजे. आणि नेमकी हीच आपल्यामध्ये भावना नसते. तर सरांनाही मी म्हणजे या बाबतीत म्हणजे साथ देऊ इच्छितो. आणि या ठिकाणी मला मनोगत व्यक्त करायची संधी दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. नमो बुद्धाय. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सर. ते कुठलेही कुशल कर्म असेल तर त्याला कायमच प्रोत्साहन मिळतं आणि या प्रोत्साहनातूनच आणि कृतीशील कार्य करून आपण ते सफलतेकडे नेऊ शकतो. हे उदाहरण या गगन मलिक फाउंडेशनने दाखवून दिलेलं आहे. आणि त्यामुळे त्यांचा भारतभर दौरा अतिशय उत्साहामध्ये ते करत आहेत. कुठलेही कुशल कर्म करायचं असेल तर मनाला प्रसन्नता मिळते. आणि म्हणून बाबासाहेबांचा आपण कितीही ऋण फेडण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा आपण ते फेडू शकत नाही. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं किंवा असं म्हणावंसं वाटतं की जय भीम म्हणजे समता स्वातंत्र्याचा पुरस्कार. जय भीम म्हणजे समता स्वातंत्र्याचा पुरस्कार. जय भीम म्हणजे राष्ट्रीय एकतेचा विचार. जय भीम म्हणजे राष्ट्रीय एकतेचा विचार. जय भीम म्हणजे लोकशाहीचा स्वीकार. जय भीम म्हणजे लोकशाहीचा स्वीकार. आणि जय भीम म्हणजे बुद्धत्वाचा जय जयकार. बुद्धत्वाचा जय जयकार. आणि म्हणून बाबासाहेबांना कितीही घालवण्याचा प्रयत्न केला किंवा बुद्धांना कितीही त्यांचा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला बुद्धांचे विचार, तरी ते विचार नष्ट होणार नाही. कारण आता आपले उपासक आणि उपासिका अतिशय जागरूक झालेले आहेत. या ठिकाणी पत्रकार शेळके सर उपस्थित आहेत. हौसाराम आनंद सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. हौसाराम आनंद सर. महाकारुणिक परमपूज्य बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमान विचारांना जीवावंदन. आज प्रबंधमध्ये जो बुद्धमूर्ती वितरण सोहळा याबद्दलचं मार्गदर्शन या संबंधी तो कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आपल्या सर्वांचं सहकार्य, विशेष करून साळवे साहेब, अवचरे साहेब, विहाराची कमिटी आणि आपण सर्वजण आपण सर्वांनी या ठिकाणी येण्यासाठी परवानगी दिली. आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार. खूप खूप धन्यवाद. गव्हर्नमेंट फाउंडेशन या संदर्भात आमचे बंधू बाळासाहेब आलर यांचं यामध्ये जास्त योगदान आहे. गेली 4-5 वर्षापासून ते या ठिकाणी काम करत आहेत
आणि त्यांच्या कामाचा उत्साह, ते करीत असलेलं परिश्रम याची दखल घेऊन गगनमयी फाउंडेशनचे भारतातील एक प्रमुख माननीय मोहनराव वाळके साहेब यांनी या ठिकाणी येऊन खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप आभार आहे. वास्तविक पाहता मला या संबंधात जास्त काही माहिती नाही आणि याचं विस्तीर्ण किंवा खूप मोठ्या प्रमाणात जे काय काम चालू आहे किंवा जे काय त्यांचं इथून पुढचं ध्येय आहे याबद्दल वाळके साहेब बोलतील. आपणास मी सर्वांना परत एकदा खूप खूप आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो की आपण सर्वांनी या दिनामध्ये आयोजित करण्यासाठी सहकार्य केलं आणि मला या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. इथंच थांबतो. धन्यवाद. रमेश निकम सर सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, तर त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी पुढे यायचं आहे. रमेश निकम सर. या ठिकाणी पत्रकार रमेश शेळके सर यांचा सत्कार होतात. साडेसाहेबांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करा. यानंतर राहुल पवार सर. रमेश निकम सर. रमेश निकम सरांना विनंती करते की त्यांनी आपलं या ठिकाणी थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं. महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बहुजन समाजात जन्मात आलेले तमाम महापुरुषांना संतांना अभिवादन करून आज बाळासाहेब आल्हाट सर यांच्या प्रयत्नांनी गगन मलिक फाउंडेशनच्या माध्यमाने 84,000 बुद्ध मूर्त्यांचे वितरण कार्यक्रम इथं आयोजित करण्यात आलेला आहे. त्या निमित्ताने त्यांनी मला आमंत्रित केलं, त्याबद्दल मी आधी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. पुण्यामध्ये येण्याचा माझा हा पहिलाच योग आहे. पुणा ही क्रांतीची भूमी आहे. पुण्यामध्ये अनेक ऐतिहासिक घटना आपल्या घडलेल्या आहेत. भीमा कोरेगावचा इतिहास असेल, बुद्धकालीन अनेक संदर्भ आपल्याला इथं देता येतील. तसेच मान्यवर श्री काशीराम साहेबांची कर्मभूमी ही पुण्याच राहिलेली आहे. तर अशा पद्धतीने पुण्याने अनेक महापुरुष व अनेक ऐतिहासिक तसाच इथे पुणेकरार देखील झालेला आहे. तर पुण्यातून ही जी चळवळीला आता गती मिळत आहे गगन मलिक फाउंडेशनला, खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांना जे अपेक्षित होतं, बाबासाहेब जे म्हटले की नानकचंद, मी मुठभर लोकांचं तर भलं करू शकलो, पण हजारो गरीब माझ्या खेड्यातील बांधवांचं मला भलं करता आलं नाही, त्यांच्यासाठी काही करता आलं नाही नानकचंद, हे दुःख मी माझ्या छातीवर घेऊन जात आहे नानकचंद, असं बाबासाहेब नानकचंद रत्तुलाच म्हणतात. नानकचंद हा तरुणांचा जो गरडा आहे, याच्यामध्ये मला असा आहे की लायक दिसत नाही की तो मी गेल्यानंतर या समाजाचं नेतृत्व करेल आणि मी माझ्या समाजाला नेता देऊ शकलो नाही नानकचंद, हे दुःख मी माझ्या छातीवर घेऊन जात आहे, असं ढकळाढसा रडून बाबासाहेब खंत व्यक्त करतात. नंतर बाबासाहेब म्हणतात की मला सुटापुटातील भंतेजी हवा. नंतर बाबासाहेब म्हणतात की मला बसलेला नाही तर उभा असलेला बुद्ध जास्त आवडतात. त्याचं कारण असं होतं की बाबासाहेब नंतर म्हणतात की मी भारत बौद्धमय करेल. तर खऱ्या अर्थाने बाबासाहेब गेल्यानंतर धम्माला जी गती हवी होती ती गती मिळू शकली नाही. ज्यावेळेस आपण कार्ल मार्क्स आणि बाबासाहेबांच्या अनुयायांचा जेव्हा आपण तुलना करतो, तर कार्ल मार्क्सच्या मैतीला 5 ते 11 लोक होते, पण त्या लोकांनी
ते 5 ते 11 लोकांनी जगामध्ये कार्ल मार्क्सचा विचार पसरवला. पण बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणाच्या दिवशी लाखो लोक होते आणि असं सांगण्यात येतं की ज्यावेळेस लोकांनी ती अंत्यविधीची माती आपल्या घरी घेऊन गेले तर 20 फुटाचा तिथं एक खड्डा निर्माण झाला. लाखो लोक होते पण बाबासाहेबांना अनुयायी भेटले नाही तर बाबासाहेबांना भक्त भेटले आणि भक्तांनी फक्त बाबासाहेबांची पूजा अर्चना इथपर्यंत बाबासाहेबांना मर्यादित केलं. जर बाबासाहेबांना अनुयायी भेटले असते तर बौद्ध धर्माचा देखील झपाट्याने भारतामध्ये पुन्हा गतिमान झाला असता. पण असो, ती खंत आता आपण सर्वांनी भरून काढली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि गगन मलिक फाउंडेशनच्या माध्यमाने आम्ही नाशिक जिल्ह्यामध्ये देखील एक मोठं काम निर्माण करू आणि तिथं देखील धम्माची गती आणि बाबासाहेबांना अपेक्षित असं धम्म चळवळ निर्माण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. एवढीच इथं मी भावना व्यक्त करतो आणि बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त करून इथं थांबतो. जय भीम, नमो बुद्धाय. धन्यवाद सर. खरं तर तथागतांनी जो आपल्याला धम्म दिलेला आहे हा धम्म अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणार आहे. बाबासाहेबांची खंत नक्कीच आहे, परंतु तरीही त्यातून जसं आपण चिखलामधून कमळ उगवतो हळूहळू तसं आपण या दलदलीतून वर येत आहोत. आपण निराशेकडून आशेकडे पाहणं गरजेचं आहे. नकारात्मक विचार आपल्या मनामध्ये येता कामा नये. बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेली खंत ती दूर करून आपण हे जे धम्माचं काम आहे ते काम, धम्माचा रथ पुढे नेण्याचं काम हे गगनमलिक फाउंडेशनतर्फे चालू आहे. आपल्या प्रबुद्ध प्रेरणा विहारामध्ये सुद्धा विविध कार्यक्रमाचं आयोजन करून आपण हा धम्मरथ पुढे नेण्याचा सर्वांच्या परीने प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे सकारात्मक विचार करून आपलं हे धम्माचा रथ पुढे नेण्याचं काम आपण जोमाने करू. त्यासाठी एकतेची गरज आहे. जसं या ठिकाणी एवढ्या लांबून नागपूरवरून मोहनराव वाकोडे सर आपल्याकडे आले, तसंच आपणही सगळीकडे अशी खऱ्या अर्थाने धम्मरथाची यात्रा काढणं आणि एकमेकांच्या संघाचं समन्वय साधणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे हा संघ समन्वय जेव्हा साधेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपला धम्म हा पुढे जाणार आहे. आपणच एकमेकांचे पाय जर खेचत राहिलो तर आपला धम्म पुढे जाणार नाही. त्यामुळे सकारात्मक विचार करून आपण हा धम्माचा रथ पुढे नेऊया. या ठिकाणी पंडित सुभाष मोरे सर उपस्थित झालेले आहेत. ते जामखेडवरून या कार्यक्रमासाठी खास आलेले आहेत, तर त्यांचाही सत्कार या ठिकाणी होत आहे. त्यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे यावं. या ठिकाणी निवेदन आहे की बुद्धविहार समन्वय समिती याचं जे अधिवेशन होतं नाशिकला, नाशिक या ठिकाणी आम्ही आपल्या विहारातील जवळजवळ 15 ते 16 जण त्या अधिवेशनाला हजर होतो. त्याच ठिकाणी आपल्या पुणे विभागातील जे क्रियाशील कार्यकर्ते ज्याला आपण म्हणू, अतिशय धडाडीने काम करणारे, नेतृत्व असलेले असे गजानन पडघम सर या ठिकाणी आलेले आहेत. तर त्यांना विनंती करते, कारण पुढचं अधिवेशन आपलं पुण्यामध्ये आहे, तर त्या संदर्भात ते या बौद्धविहार समन्वय समितीचे केंद्रीय सहसचिव आहेत, तर त्यांना विनंती करते की त्यांनीही आपलं या संदर्भात मनोगत व्यक्त करावं. गजानन पडघम सर यांचा सुरुवातीला सत्कार होईल आणि मग त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. तथागत गौतम बुद्ध तमाम बौद्ध चळवळीतील महापुरुषांच्या आदर्श विचाराला अभिवादन करून आपण सर्वांना सप्रेम जय भीम. मला आज कळालं की लताताई आमच्या मीटिंगला का नाही आल्या म्हणून. ते मला माहीत नाही. इथं आमच्या शेजारी आमचं मीटिंग चालू होती पुणे इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये. सगळ्यांना मॅसेज प्रोपेगेट केलं पण का नाही आलं की आता मला कळालं आणि खूप चांगला कार्यक्रम होतोय. वाकोडे सर, खरं म्हणजे तुमचा
खूप मनापासून तुम्हाला जयंती करतोय. एक आधुनिक काम तुम्ही सुरू करताय की अशाच प्रकारचे काम नागपूरला चालू आहे. रेंजेस रहिवासी सभा इथं पुण्यामध्ये पण कामं करतात, पण एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी पण खूप खूप मनापासून धन्यवाद आभार. मी इथं खरं म्हणजे बुद्धविहार समन्वय समितीच्या माध्यमातून बोलण्यासाठी उभा आहे. जवळजवळ त्यातले बरेच चेहरे माझ्या परिचयाचे आहेत जे मागच्या वेळेस नाशिकच्या अधिवेशनामध्ये आले होते म्हणून सर बसलेले आहेत. त्याच्यानंतर मॅडम पण आहेत, हे लताताई आहेत, त्यांचे हजबंड पण आहेत. तर अशा या सगळ्या माणसांना बुद्धविहार समन्वय समिती काय आहे माहीत आहे, त्यांचे कार्य काय आहे हे पण माहीत आहे. परंतु थोडक्यात मी सांगतो 2-3 मिनिटांमध्ये, कारण कार्यक्रम बहुतेक जास्त मोठा चालणार आहे. जास्त वेळ घेत नाही मी. माझ्याकडे लिहिलेले मात्र एवढेच आहे, अजून लागले तर पुन्हा देईन. 2014 पासून बुद्धविहाराचं कोऑर्डिनेशन, बुद्धविहाराचं समन्वय करण्याचं काम चालू आहे पूर्ण भारतभर. 2014ला सुरू झालेल्या या संस्थेची नोंदणी करायची काय नाही. नोंदणी केली तर पण नामसेवसारखे आपल्याला हा कटू अनुभव आहे. नोंदणी करायची काय हा संभ्रम होता पूर्ण कार्यकारिणीला. तरी सुद्धा सगळे महाराष्ट्रभर दौरा केल्याच्या नंतर 2018 साली निर्णय घेतला की नोंदणी करायची आणि त्याच्यानंतर नोंदणी केली. नोंदणीसाठी त्या टेक्निकली ज्या गोष्टी असतात, फंड रेझिंगचा असेल किंवा डिस्ट्रीब्युशन असेल, कुठून तरी पैसे आले, काहीतरी हिसाब किताब आपल्याला ऑथेंटिकेट असं म्हणून नोंदणी केली गेली. आणि त्याच्यानंतर सगळ्या भारतभरातून बुद्धविहाराचं समन्वय चालू आहे. त्याच्यामध्ये काही मिनिमम प्रोग्राम आहेत की ज्या त्या कार्यक्रमाच्या आधारावर आपण कुठलेही विहार असो, कुठलीही संघटना असो, कुठलेही एखादं ऑर्गनायझेशन असो, पॉलिटिकल सोडून जे आंबेडकराईट आणि बुद्धिस्ट विचाराला अनुसरून जे कामं करतात त्यांचं कोऑर्डिनेशन करणं, स्वतःचं अस्तित्व साबूत ठेवून. जर ही बौद्धिक संस्था यांना जर वाटलं की बुद्धविहार समन्वय काम करायचं तर यांना हात लावू देणार नाही. जर ही बौद्धिस्ट ग्रामीण संस्था ॲज इट इज राहील, प्रेरणा बुद्धविहार ॲज इट इज राहील. फक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर आपण एका ठिकाणी एका लाईनवर एका उद्देशाने कामं करणं. त्यासाठी समन्वय समितीने आत्ताच गेल्या कोरोनाच्या अगोदर 2 वर्ष एक कार्यक्रम चालवला होता, पाली भाषेचा कार्यक्रम, पाली लँग्वेज. किमान बुद्ध वंदनेचा अर्थ आपल्याला काय तो कळायला पाहिजे पालीमधला, याच्यासाठी त्याच्यावर एक लेवलची परीक्षा घेतलेली आहे. ज्याला बुद्ध वंदनेचा अर्थ कळाला त्याच्यानंतर 2 लेवलची परीक्षा, त्याचा सिलेबस तयार केलेला आहे विद्यापीठातल्या तज्ञ लोकांकडून. आणि ती एक्झाम जशी महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र बोर्डाच्या परीक्षा होतात तशी बुद्धविहार समन्वय समितीची परीक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकाच तारखेला एकाच वेळी बुद्धविहार हे परीक्षा केंद्र बनवून अंमलात आणण्याचं काम सुरू आहे. गेल्या कोरोनाच्या काळामध्ये 2 परीक्षा झालेल्या नाहीत. आत्ता सध्या पहिल्या परीक्षेचं माझ्याकडे जवळजवळ 1000च्या वर पुस्तकं आलेली आहेत. आपल्या विहारातून जर ते परीक्षेसाठी तुम्ही बसणारे इच्छुक असतील तर मी म्हणसाल तेव्हा तुम्ही हाक द्या, मी तुमच्या हाकेला ओ देण्यासाठी तयार आहे. ती म्हणजे संध्याकाळी घेऊन या, संध्याकाळी तुमच्या उद्या तयार आहे, उद्या म्हणलं तर उद्या तयार आहे. फक्त आपली मानसिकता पाहिजे. ज्या माणसाचं वय, ज्या मुलाचं वय 12 वर्षापासून 80 वर्षापर्यंत ज्याला मराठी हिंदी लिहिता येईल असा कुठलाही परीक्षार्थी त्या परीक्षेला बसू शकेल. आणि ती परीक्षेची पुस्तकं माझ्याकडे उपलब्ध आहेत, फॉर्म उपलब्ध आहेत. जर लताई सारख्या माणसाला कोणी जर जबाबदारी घेतली तर ते फॉर्म आणि पुस्तकं मी आणून देईन. 11 डिसेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रातून ती परीक्षा होणार आहे, 11 डिसेंबरला. आणि त्याच्यानंतर त्याचे जानेवारीमध्ये निकाल घोषित होतील. आणि निकाल घोषित झाल्यानंतर जे समितीचं अधिवेशन होऊ घातलेलं आहे फेब्रुवारी 25 आणि 26 तारखेला 2023मध्ये आळंदीमध्ये समितीचं बुद्धविहाराचं दुसरं अधिवेशन, समितीचं अधिवेशन नाही, संघटनेचं नाही, बुद्धविहाराचं अधिवेशन. संपूर्ण भारतातील या ठिकाणी प्रतिनिधी येत आहेत. पुण्यातली नामांकित आपण मानू त्यांना त्रिलोक्यवासी पण आहेत. भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष आता जे आहेत त्यांना उद्घाटक म्हणून बोलावतो आहे. महाबोधी सोसायटी ऑफ इंडिया, सगळे अभ्यासक हा सगळ्यांना माहीत आहे.
महाबोधी सोसायटी ऑफ इंडिया कलकत्ताचे तिथले आताचे सदस्य आहेत, ते पण इथे आले. अरुणाचल प्रदेश, जिथं तंत्रज्ञान बुद्धिजम आहे, त्यांच्या अडचणी काय त्या पण आपल्याला समजून घेण्यासाठी अरुणाचल 7 सिस्टरचे पण आपल्याकडे प्रतिनिधी आलेत. दिल्लीमधले पण आलेत. आपल्या कार्यक्रमासाठी चीफ गेस्ट मी घोषित करणं योग्य नाही, पण कॉन्टॅक्ट चालू आहे राजेंद्र पाल गौतमसाठी. त्यांच्यासाठी ते बहुतेक आपले चीफ गेस्ट असणार आहेत त्या कार्यक्रमासाठी. अशा संबंध भारतातून नामांकित ज्या संस्था कामं करतात असे, किंवा नामांकित जरी नाहीत, छोट्या छोट्या संस्था असतील, अशा लोकांना बोलावून की आपण कार्यक्रम अधिवेशन घेत आहोत 25 आणि 26 तारखेला 2023च्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये. तर ज्यावेळेस यांचे पॉम्पलेट निघतील, अजून काही त्यांच्या संबंधित जे आम्ही डॉक्युमेंट प्रिंट करू, ते प्रिंट सगळे घेऊन तुमच्याकडे पुन्हा कधीतरी येईन. फक्त या अधिवेशनासाठी फक्त सहभाग नको, तर सहकार्य पण आहे. सहकार्य फक्त पैशाच्याच माध्यमातून नको आहे, तर प्रत्यक्ष तुमचा वेळ देऊन पण त्या ठिकाणी सहकार्य हवे आहे. इव्हन ज्या महिलांना वेळ देता येईल, आपल्याकडे काही VIP गेस्ट असतील, काही बौद्ध भिक्षू असतील. कार्यक्रमाची अध्यक्षता चंद्रपूरचे धर्मज्योती भंते आहेत, त्यांच्याकडे अध्यक्षता आहे. म्हणजे ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला मदत करता येईल, वेळ देऊन, आपले टॅलेंट देऊन, पैसा देऊन, आणि हे आपल्याला संमेलन कसं यशस्वी करता येईल याच्याकडे आपण लक्ष देऊ. आणि ही आपल्याकडून एक माफक अपेक्षा व्यक्त करून या ठिकाणी थांबतो. वेळ दिला त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद सर. आपल्या विहारातून आपल्याला कायम सहकार्य मिळणार आहे. अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी जी मदत लागेल ती आपल्या विहाराच्या कार्यकारिणीमध्ये तो विषय मांडून आपल्याला सहकार्य करण्यात येईल. धन्यवाद सर. यानंतर प्रवीण नलावडे सर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत या कार्यक्रमासाठी. वाडिया कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत प्रवीण नलावडे सर यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे यावं. ॲक्सिस बँकेमध्ये कार्यरत असलेले बाबासाहेब कांबळे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी विनंती करते की त्यांनी पुढे यावं आणि सत्कार स्वीकारावा. बाबासाहेब कांबळे सरांचा सत्कार करा. मुख्य कार्यक्रमाकडे आपण वळूया, ज्याची आपण अतिशय आतुरतेने वाट पाहत आहोत. बौद्ध धर्माचा प्रचार हीच खरी मानव सेवा. बौद्ध धर्माचा प्रचार हीच खरी मानव सेवा. हे बाबांचे अंतिम ध्येय अजरामर ठेवा. हे बाबांचे अंतिम ध्येय अजरामर ठेवा. दृढ संकल्प, जबर इच्छाशक्ती आयुष्यभर ठेवा. दृढ संकल्प, जबर इच्छाशक्ती आयुष्यभर ठेवा. बुद्ध धर्माचे विचार मनामनात ठसवा आणि रुजवा. बुद्ध धर्माचे विचार मनामनात ठसवा आणि रुजवा. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी बुद्धमूर्तींचे वितरण करून प्रत्येकाच्या मनात आपल्याला युद्ध नको बुद्ध हवा असं ब्रीदवाक्य कोरणारे या ठिकाणी उपस्थित असलेले खऱ्या अर्थाने धर्माचा प्रचाराचा रथ ओढणारे असे आपले मोहनराव वाकोडे सर यांना विनंती करते की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि या संदर्भामध्ये सविस्तर अशी माहिती सांगा. वाकोडे सर, जोरात टाळ्या. विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध हजारों साल से सताए हुए शोषित पीड़ितों के मसीहा विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन करता हूं
सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ। आप सबसे पहले तो ये अपना अपना हाथ उठाना कि आप में से कितने लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर आए? सब आए। तो मुझे पहचाना नहीं आपने? कामड़े साहब पीछे बैठे हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनका एक क्षमा प्रार्थी हूं मैं अपना परिचय देता हूं आपको। अगर आप महू आए हैं तो जो भी लोग आए हैं तो इसमें से 99% जो लोग आए हैं उनसे मेरा वास्ता पड़ा। आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी आए होंगे या फोन लगा होगा तो मुझे ही फोन लगा होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जन्मभूमि पर नहीं पहुंचा। मैंने अपना पूरा जीवन महू में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि है उसके लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन के 28 साल उस पावन भूमि को अस्तित्व में लाने के लिए, उसके निर्माण के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 28 साल इन्वेस्ट कर दी। मेरा सौभाग्य है कि इन्वेस्ट कर दी। मालूम नहीं पड़ा कि बच्चे कब बड़े हो गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का काम करना सालों बाद एहसास हुआ कि हर एक की बस की बात नहीं। जो मिशन का काम करता है सच्चे मन से, उसको हर रोज मरना पड़ता है, हर रोज मरता है, लेकिन धम्म का काम रुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 40 करोड़ रुपए पर लाभ मांगा। हमें विश्व का सबसे अच्छा मानवतावादी धर्म दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का बिग प्लान था, लेकिन उसके पहले हम लोगों की गत क्या थी? आज हम जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से। हमारे पूर्वज त्राही त्राही करते थे। सबने इतिहास पढ़ा है कि हमारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ, कैसी वर्ण व्यवस्था थी, उसका शिकार बाबा साहब भी हुए। लेकिन जब बाबा साहब नहीं थे, तो जब हमारे लोग त्राही त्राही करते थे, तो हम लोगों के उद्धार के लिए 14 अप्रैल 1891 सोमवार के दिन बाबा साहब ने हम लोगों के उद्धार के लिए महू की पावन भूमि पर जन्म लिया। मैंने अपना परिचय इसलिए दिया, मैं माला पहनने का कभी शौकीन नहीं रहा हूं, कभी नेतागिरी नहीं की। एक समय ऐसा भी आया कि मुझे मंत्री का दर्जा मिलने वाला था, लात मार दी। भारत के सारे शीर्ष नेताओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर मैं बुला चुका हूं। 28 साल तक आंदोलन चलाया कि स्मारक का निर्माण हो, स्मारक के लिए पर्याप्त भूमि मिले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पावन जन्मभूमि पर आने वाले बौद्ध उपासक उपासिका जो श्रद्धालु उनकी रहने की व्यवस्था जीवन का मात्र एक संकल्प था। मैंने अपने पूरे जीवन के अंदर जन्मभूमि पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु से व्यक्तिगत रूप से 1 रुपए का दान नहीं मांगा। अगर मांग लेता तो आज 100 करोड़ रुपए का आसानी होता। एक ही भाव था कि स्मारक का काम कंप्लीट हो जाए
और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मैं जितनी सेवा कर सकूं वो मेरे लिए लाखों रुपए सवाल है। जन्मभूमि पे अभी 2 साल पूर्व जो घटना घटी पूरे भारत में चर्चा होगी, उसकी जानकारी भी होगी। 28 साल बाद काम करने के बाद में गगन मलिक जी ने जो मेरा हाथ पकड़ा और जितनी भी सभा होती है तो गगन जी सबसे पहले मुझे बोलने के लिए खड़ा करवाते हैं। बहुत सारे लोग, कोई 10 साल पहले मुलाकात करी, किसी ने 8 साल पहले मुलाकात करी, किसी ने 15 साल पहले मुलाकात करी, उनको चेहरा ध्यान नहीं रहता, नाम भी ध्यान नहीं रहता कि आप भले से कितनी भी सेवा की हो कि ये बापड़े साहब, क्योंकि चर्चित चेहरा नहीं हो, टीवी पे नहीं आता, तो हर सभा में मुझे बोलना पड़ता है कि ओळखलं की नाही, आंबेडकर जन्मभूमी ना। तो जन्मभूमि पर जो इतने साल देने के बाद प्रधानमंत्री को मैंने बुलवा लिया, भारत के राष्ट्रपति को बुलवा लिया, भारत के सारे शीर्ष नेताओं को बुलवा लिया, स्मारक का काम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में इतने साल मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को 12 अवैध लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों को समिति सुपुर्द कर दी जिनका स्मारक के आंदोलन में रद्दी पर भी होता है। डिप्रेशन में आया, जो अध्यक्ष थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, घर में फांसी लगा ली, भंते संघर्ष थे। दूसरा टारगेट में था, मैंने भी यही सोचा कि अपन भी अब कर लिया बहुत, अब अपन भी दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग उस पावन भूमि का उस पावर ने एक दिशा दिखाई फिल्म अभिनेता गगन मलिक जी के माध्यम से। गगन मलिक जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। कुछ लोग उनका खूब प्रचार करते हैं, जो समाज में होते हैं ना, कुछ लोग ना हम कुछ करेंगे ना तुम्हें हम कुछ करने देंगे, तो ऐसे लोग भी हैं जो उनका प्रचार करते हैं। लेकिन मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको देता हूं और आप सबको विचार करना है कि हमें बाबा साहब के विचारों को और इस धर्म को गति देनी है या सिर्फ आलोचना में मस्त रहना है। क्रिकेट रणजी खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम होता है, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति नेशनल खेलता है। गगन मलिक जी रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं, हिंदू परिवार से आते हैं। उसके बाद में सफल मॉडल रहे, उसके बाद में उनको कई फिल्मों के अंदर और धारावाहिकों के अंदर भगवान राम का रोल मिला, कृष्ण का रोल मिला। स्थिति यह हुई कि 80% जो सीरियल आते हैं धार्मिक, उसमें भगवानों का रोल गगन मलिक जी ने किया। उनका अभिनय देखकर श्रीलंका से कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भारत आए और उन्होंने एक ऑडिशन बुलवाया। कई सैकड़ों अभिनेता उसके अंदर ऑडिशन देने के लिए गए, उसमें गगन मलिक जी भी थे। गगन मलिक जी ने ऑडिशन दिया, अन्य लोगों ने भी ऑडिशन दिया, लेकिन गगन मलिक जी से ऑडिशन होने के बाद भी ये पूछा गया, क्या आप दारू पीते हो? कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आप कोई नशा करते हो? तो गगन मलिक जी ने उनसे कहा कि मैं इतने सारे मैंने आज तक के ऑडिशन दिए हैं, किसी ने भी मेरे निजी जीवन के बारे में नहीं पूछा। आप मेरा निजी जीवन जानना चाहते हैं कि मुझसे अभिनय करवाना चाहते हैं? बोले गगन जी को, जो उन लोगों ने कहा हमसे, गगन जी आज तक आपने जो सीरियलों के अंदर अभिनय जो किया है, आपने भगवान राम का भी रोल किया है, श्री कृष्ण जी का भी रोल किया, विष्णु भी बने, लेकिन हम जो फिल्म बना रहे हैं वो भगवान बुद्ध के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। आपको भगवान बुद्ध का अभिनय करना है, उनका जीवन जीना है। तो इस देश में बहुत सारी चीजें लोग माफ कर देते, ढल जाती, लेकिन ये फिल्म श्रीलंका में बन रही है। अगर उस एक्टर के बारे में जरा सा भी कुछ गलत हुआ तो बौद्ध देश बर्दाश्त नहीं करते। तो
करने के बाद में, CID लगाने के बाद में, सारी चीजें वो श्योर होने के बाद में आदरणीय गगन मलिक जी को भगवान गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की फिल्म मिली। ये फिल्म इतनी सफल रही श्रीलंका के अंदर, पहली फिल्म है। जैसे भारत के अंदर फिल्म बाहुबली आई थी, वैसी सफल फिल्मों वहां पर रही। उसी समय उनको थोड़ी सी बेचैनी होने चालू हुई। बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में गगन मलिक जी नहीं जानते, थोड़ी बेचैनी चालू हुई और उन्होंने एक अध्ययन करा कि बौद्ध देशों में मैं जा रहा हूं, सिर्फ बौद्ध भगवान बुद्ध के ही भगवान बुद्ध दिख रहे देशों में, लेकिन भगवान बुद्ध का जन्म तो भारत में हुआ, जो लिम्बुनी नेपाल में। भगवान गौतम बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई, भगवान गौतम बुद्ध का तो निर्माण भारत में हुआ। और भगवान गौतम बुद्ध कभी श्रीलंका नहीं गए, ताइवान नहीं गए, जापान नहीं गए, चीन नहीं गए, भारत से तो कहीं गए नहीं हो। तो इधर तो बुद्ध ही बुद्ध है, लेकिन बुद्ध की भूमि में बुद्ध कहाँ है? उन्होंने और अध्ययन किया कि हॉलीवुड के जो हीरो है, 80% हीरो उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। तो वो भी श्रीलंका के संघ राजा के पास में गए कि सर मैं बुद्धिज्म अपनाना चाहता हूं। बोले आप अपना धर्म क्यों छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैंने बुद्ध को जिया है, मैं बुद्धिज्म अपनाना चाहता हूं, मुझे खुशी मिलेगी। बोले आप खुद ही अभी वर्तमान में आपने अभिनय किया है, अभिनय से आप बाहर नहीं निकल पाए, तो ऐसे धर्म स्वीकार करके क्या, जब आप ही खुश नहीं हो तो दूसरों को क्या खुश कर पाओगे? आपके अंदर आप प्रकाशित नहीं हो तो आप दूसरों को रोशनी क्या दे पाओगे? आप भावुक होकर ये निर्णय ना लें। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो माने नहीं, मुझे बुद्ध धर्म स्वीकार करना है। तो 2014 में उन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़कर हिंदू धर्म से प्रभावित हो गए, भगवान बुद्ध की शरण में चले, वो बुद्धिज्म अपना ली। फिर अपनाने के बाद में कि मेरा इस धर्म के प्रति क्या योगदान है, मैं जिस धर्म में आया हूं, मेरा कर्तव्य है कि उस धर्म का मुझे प्रचार प्रसार करना है। लेकिन अब आज से मैं बौद्धिस्ट बन गया, तो मेरे धर्मों को कैसे मैं गति दूं, कैसे आगे बढ़ाऊं? तो फिर उन्होंने एक अध्ययन किया कि भारत में ऐसा क्यों है, जहां बुद्ध गए थे वहां पर तो बुद्ध बुद्ध है, लेकिन जो बुद्ध की भूमि है वहां पर बुद्ध कहां है? तो फिर उन्होंने इतिहास पढ़ा, और इतिहास पढ़ने के बाद सबसे पहला जब नाम आया तो सबसे पहला नाम था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। फिर दूसरा नाम आया कि सम्राट अशोक के बाद में किसने था, किसने विदेशों में ये धर्म कैसे गया? तो सबसे दूसरा जो नाम था, सम्राट अशोक की जो संतानें थी वो ये धर्म को श्रीलंका लेके गई, फिर श्रीलंका से अन्य अन्य देश ये धर्म फैला, लेकिन भारत में कैसे विलुप्त हुआ उसका कारण है। तो फिर और जो आज अपने आप को बौद्धिस्ट बोलते हैं वो कैसे बौद्धिस्ट बने, उनका भी इतिहास जानना चाहिए। फिर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कि अगर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म नहीं अपनाते तो ये धर्म काम हो, ये विश्व का मानवतावादी धर्म कहां होता अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म स्वीकार नहीं करते। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनको ऑफर था खुला, हैदराबाद के निजाम को 40 करोड़ रुपए नकद दे रहे थे कि बाबा साहब आपकी 100 पुश्तें घर में बैठ के खाएंगी, आप इस नाम को बोलेंगे। वो बाबा साहब जिसने जहां रमाबाई की जो साड़ी तक के नहीं रहती थी
बच्चे गए तो कफन के पैसे नहीं थे, वो बाबा साहब ने ऐसे दिन देखे, लेकिन हम लोगों के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस भारत भूमि के इतिहास के लिए उस 40 करोड़ पर लात मारकर हमें विश्व का सबसे अच्छा मानव करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज्यादा दिन हमारे बीच में नहीं रहे। 1935 का संकल्प था बाबा साहब, इतने साल क्यों लग गए? बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में बी प्लान, आज जैसे हमारे जो अन्य अन्य संगठन है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे भारत के बहुत बिहारों का एक संघ हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में बी प्लान था, वो तो ज्यादा दिन रहे नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि पूरे भारत को गोद में लो, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने हमारे लिए संघर्ष करते करते महाविश्राम लिया और हम सबको छोड़ के चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संकल्प था, घोषणा थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब इतना बड़ा ये जो धम्म चक्र का जो रथ है, हम लोगों के जो हमारे पूर्वज थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके सुपुर्द छोड़ के गए। और एक ये भी शोध आता है कि इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो इसको पीछे भी मत कर। बाबा साहब ने एजुकेशन पे जोर दिया, पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन उन सोसाइटी के अंदर भी झगड़े चालू हो गए और मात्र 3 जगह ही वो विद्यापीठ तैयार हो सके। ये सबसे बड़ा जो धर्मों को गति रुकने का जो सबसे बड़ा कारण है। मैं अपने आप में समझता हूं कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी पूरे भारत के प्रत्येक जिले के अंदर होना चाहिए। गगन मलिक जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ा तो फिर ये कहा कि मेरा क्या योगदान होगा इस धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, तो मैं भी संकल्प लेता हूं, मैं 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं पूरे भारत में विकसित करूंगा। अब संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये प्रतिमा, बेशकीमती प्रतिमा, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ये मुझे भारत में कौन देगा? मेरे पास तो पैसा है, कहां से आए? ये धर्मों को गति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने फिर एक और पढ़ लिया कि मैं 84 दिन तक श्रावणेर बौद्ध भिक्षु बनकर उन बौद्ध देशों से अपील करूंगा कि मुझे बुद्ध दीजिए दान में। मैं ये बुद्ध भारत में घर घर हर बिहार ये वितरित करूंगा। संकल्प लेके पहुंच थाईलैंड, बौद्ध भिक्षु बनकर उनको ऐसा लगा कि बहुत साधारण होता है बौद्ध भिक्षु बनना। आपले इथं असतात ना श्रावण शिबिर 10 दिवसाचे 15 दिवसाचे, उनको भी राय दी कि कुछ नहीं होता, शिविर में के आप वहां पर ले लीजिए। लेकिन जब वहां पर वो गए 243 नियम होते हैं वहां पर शिविर लेने। सबसे पहले तो उनको एक जंगल के अंदर भिक्षु बनने के बाद में उनकी जो काया है फिल्म वाली, वो उनको खोना पड़ी। ये बोया था ना, ये बोया सुधा कैसा सोबत। तो श्रावण बौद्ध भिक्षु बने, वो 20 दिन तक उन्होंने विपश्यना की और बुद्धिज्म को पढ़ा। लेकिन पहले ही दिन जब बौद्ध भिक्षु बन के वो उनको आदेश हुआ कि आपको चारिका करना है, यहाँ आपको कोई होटल से आगे भोजन नहीं मिलेगा, जो दान में मिलेगा वही आपको भोजन करना है। अगर दान में नहीं मिला है तो आपको भूखे रहना है। तो जब पहले दिन वो चारिका करने के लिए गए तो 2 ट्राली, मतलब इतने लोग थे वहां पर कि 2 ट्राली उनका भोजन सामग्री इकट्ठा हुआ। वहां पर दान का बहुत महत्व है कि बहुत भिक्षु को जब तक वो दान नहीं देते उनका दिन अच्छा नहीं जाता। तो उन्होंने इस चीज का अनुभव किया कि भारत में हमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा तो बचानी है,
भारत में थाई देशों तरीकी बौद्ध देशों तरीकी बुद्ध धर्म के प्रति अवेयरनेस भी आए, तो ये भी हमें ये काम करना है। तो उन्होंने सिर्फ 5-6 उद्देश्य देखे। एक तो है एजुकेशन हब, दूसरा है ये धर्म जागृति, पहले सबसे पहले बुद्ध पहुंचाना, उसके बाद में हर घर धर्म पहुंचाना। चौथा सबसे बड़ा कारण उन्होंने ढूंढा कि बुद्धिज्म को आगे कैसे नहीं बढ़ पाया। तो उन्होंने ये पाया कि भारत के अंदर बाबा साहब को मानने वाले 35% लोग हैं और भगवान बुद्ध को अपने आप को बुद्धिस्ट बोलने वाले 1% लोग हैं। अगर ये 35% जो लोग हैं बुद्ध धर्म की राह पर अगर आ जाते हैं, तो भारत के अंदर वो बुद्धिज्म जो बौद्ध समाज जो है वो दिखेगा। 35% जो संख्या होती है वो कम नहीं होती। तो इसके ऊपर उनका वो था कि इसके ऊपर काम करना है। दूसरा उनका विषय है कि भारत में बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई। यानी संस्था का कार्यक्रम है तो हमें वाले संस्था में नहीं जाना, अगर वाले संघ का कार्यक्रम है तो याले संघ के लोग उसमें नहीं जाएंगे। अरे भाई वो तो एक संस्था का नाम है और संघ का नाम है। आप ये नहीं देख रहे हो कि वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम हो रहा है, वहां भगवान बुद्ध का कार्यक्रम हो रहा है, तो हम बुद्धिस्ट लोग हैं तो हमें संघ की परवाह क्यों करें, हम क्यों नहीं शामिल होते उस कार्यक्रम में। तो उनका एक और संकल्प है कि भारत के अंदर जितने भी भिक्षु संघ बने रहे उनका संघ बना रहे, लेकिन एक महासंघ बने। जैसे बौद्ध देशों के अंदर बौद्ध भिक्षु को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है और उनकी जो बातें वो पत्थर की लकीर होती, तो बुद्ध धर्म के प्रति अवेयरनेस आए और एक संघ का निर्माण हो जिसमें एक संघ राजा, और उस संघ राजा ने जो निर्णय ले लिया तो जितने भी नीचे के जो उनके सारे जो पोस्ट होल्डर है उस आदेश का पालन कर ये संकल्प लिया। और ये बातें उन्होंने थाई देशों में आग्रह किया, आह्वान किया कि मैं ये चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने उनको बोला कि आप एक फाउंडेशन बनाएंगे, हम फाउंडेशन के बिना तले आपको जो चाहे वो मदद करेंगे। उन्होंने सबसे पहली मदद आदरणीय गगन मलिक जी को 40,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखे थे। 40,000 प्रतिमाएं अभी भी थाईलैंड के अंदर ऐसे कहीं नहीं आ रही है, प्रतिमा रखने की जगह नहीं। अब दान में तो दे दी, अब लेके जाओ। भाई आपने मुझे कुछ दान दिया है, अभी मुझे एक किताब मिली है, तो मैं किताब का पैसा थोड़ी मांगूंगा कि भाई इसका वो लगेज जो है ये भी मुझे दीजिए। ये सम्मान है, ये मान है, आपने मुझे मान दिया। तो ऐसे 40,000 प्रतिमाएं आदरणीय गगन मलिक जी को वहां पर दान में दे दी कि ये लीजिए, बड़े पवित्र मनोभाव से। ये प्रतिमा जो है सर पे रख दी, अब दे दी, उनका सम्मान भी रखना है और जिस पवित्र भाव से दी है तो ऐसे ही पवित्र भाव से जो भारत के उपासक है ये उन तक भी पहुंचना है। लेकिन आएगी कैसे? तो वहां बौद्ध विहारों से जो बोट होता है जहाज, ये प्रतिमा बॉक्स में बंद करके वहां भेजी गई। उसके बाद में जहाज से ये प्रतिमा मुंबई आई। मुंबई आने के बाद में ये इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कस्टम चार्ज है, जीएसटी चार्ज है। अब फाउंडेशन करने तो पैसा है नहीं, कैसे जाएगा? तो उन्हीं उपासकों से आग्रह किया कि भाई ये प्रतिमा अगर 5 लाख की है, 10 लाख की है, तो इसका जो कस्टम चार्ज जो पड़ रहा है 30,000, 40,000, 50,000, आप अपने बिहार की समिति से चंदा कीजिए और ये बिहार के लिए आप प्रतिमा को कर दीजिए। गगन मलिक फाउंडेशन एक माध्यम है, सिर्फ इतनी हेल्प कर दीजिए। तो इस तरीके से ये प्रतिमा आना शुरू हुई और भारत में 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब ये प्रतिमा तो घर घर जा रही है, आगे का जो उद्देश्य है वो पूरा कैसे हो? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जाने के बाद हमारी कम से कम 1.5 से 2 लाख संस्थाएं बनी हुई, काम भी बहुत अच्छा कर रही है, बाबा साहब का ही काम कर रही है। लेकिन एक अलग हटके कॉर्पोरेट काम कैसे किया जाए? आज ये प्रबुद्ध प्रेरणा बिहार के अंदर हम बैठे हैं, तो आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने यहां पर छत डाली।
एक हॉल लेगा, तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। बाबा साहब ने कहा था कि परिवार के साथ में हर रविवार को श्वेत वस्त्रों के अंदर परिवार के साथ में बिहार में जाना चाहिए और अभिवादन करना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट काम हो गया, ठोस काम हो गया। तो फाउंडेशन ऐसे ही गतिविधियां जो बौद्धियारों में संचालित होती है उस पर काम कर रहा है। साथ में पूरे भारत के अंदर सर ने भी बताया कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की बाबा साहब ने और बड़े बड़े मिलित महाविद्यालय का निर्माण करा, लेकिन वो 3 ही जगह सीमित रहकर वहां पर भी झगड़े चालू हो गए। अभी हमने 5 तारीख को एक कार्यक्रम किया नागपुर में। गगन जी ने बैठे बैठे सोचा कि भारत के अंदर जो बौद्ध भिक्षु बनते हैं, सबसे पहले अच्छे बौद्ध भिक्षु की भारत में बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक बौद्ध विहारों के अंदर अच्छे पढ़े लिखे बौद्ध भिक्षु होना चाहिए, और जो पढ़े लिखे भी नहीं होते उनको आता है सारा। वो शिविर पहनते और धर्म प्रचार के लिए जब निकलते हैं परिवार को छोड़ के, जब वो जीवन के अंतिम समय में आते हैं तो उनका परिवार और हमारा समाज उनसे पल्ला झाड़ देता है। इनका क्या होगा? मजबूरी में वो लोग मंदिर में चले जाते हैं और वहीं अपना जो भीख मांग के जो जीवन है वो याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 दिसंबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में गगनमणि फाउंडेशन द्वारा नागपुर में संगराम वृद्धाश्रम का भूमि पूजन किया गया। और भूमि पूजन करने वाले थाईलैंड के सबसे बड़े भक्त वो आए भूमि पूजन करने के लिए। उन्होंने भूमि पूजन करा और उनको प्रोजेक्ट बताया कि साहब इसमें बहुत भिक्षुओं के लिए ये चीज हो। जीवन के अंतिम समय में जब तक ये प्राण नहीं त्याग देते, यहाँ पर एक डॉक्टर, इनका भोजन पानी सारी सुविधा इनको यहाँ मिलेगी। वो बंदे जी ने भूमि पूजन करते करते 2.5 लाख रुपए अपने तरफ से बहुत भिक्षु ने कि मेरे तरफ से मैं दान करता हूं। जब भंते जी को उन्होंने दान करते हुए जो थाईलैंड के लोग थे उन्होंने देखा तो उन्होंने भी हाथों हाथ उसी गड्ढे के अंदर जहां खेती चली वहां 15 लाख रुपए दान कर दिए। और ये कहा गगन जी से कि इसका प्रोजेक्ट बताइए कितने का है। तो हमारे पीएस कोबरागढ़ जी हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बताया कि 72 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। बोले और बढ़ा लीजिए इसको, आपके 17.5 लाख तो अभी हो ही गए, इसको टोटल 1 करोड़ रुपए का कीजिए और ये प्रोजेक्ट बना के हमारे थाईलैंड में भेजिए। हमारा एक दिन हम अपील करेंगे कि इस दिन आपको इसमें डोनेशन करना है। तो संडे को कार्यक्रम होता है, जैसे अपने वहाँ संडे को कार्यक्रम होता है रविवार को, बोले एक दिन में हम आपकी जो राशि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके आपको भेज देंगे, आप निर्माण शुरू कीजिए। तो ये जो भावना है, ये जो फ्रीडम है, ये आना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर एक है एजुकेशन का, एक है ऐसे संघ वृद्धाश्रम जहां हमारे जो लोग हैं बहुत भिक्षु हैं, वहां उनकी केयर कर सके। बौद्ध विहारों के अंदर शारीरिक एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, उसके लिए एक विभाग बना हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं विहारों से बहुत दूर रहते हैं, तो हर विहार के अंदर एक क्लास चलना चाहिए 2 घंटे, 2 घंटे की क्लास चलना चाहिए कराटे। ये बुद्धिज्म का हिस्सा है, लेकिन बुद्धिज्म को हम समझ नहीं पा रहे कि कौन सी महत्व की जो चीज है जो हम लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए और हम लोग फायदा उठाने के बाद अन्य लोग उसका फायदा उठाते हैं। विपश्यना क्या है, योग क्या है, किसका दिया हुआ है? ये सारे के सारे भगवान बुद्ध के दिए और हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ऐसी चीजें जो है ध्यान साधना के बौद्ध विहारों में होना चाहिए। तो हर प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे का हमारे जो बच्चे हैं उनको कराटे जो होते हैं, कराटे शारीरिक रूप से कैसे वो मजबूत हो, तो बुद्धिज्म के साथ साथ में उनको कराटे का भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये फाउंडेशन इस बात के लिए काम कर रहा है। ये फाउंडेशन चाहता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो। आज हमारे जो बच्चे हैं, हम सबका एक सपना रहता है
कि मुझे मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बच्चे को कलेक्टर बनाना है। कलेक्टर से तो कोई सोचता ही नहीं। और इतना महंगा हो गया है एजुकेशन वर्तमान परिस्थिति में कि हर एक की बस की बात नहीं है। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा विरोध भारत के अंदर ईसाई मिशनरी का होता है। ईसाई मिशनरी कोई खुल के काम नहीं करती, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करती। सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करने वाला कोई है तो हम ही लोग करते काम है और दिखाते जाता है, भूलना ज्यादा करता है। क्रिश्चियन मिशनरी बहुत धीमे, मतलब कुछ वो नहीं बताते कि हम ये कर रहे हैं। वो सीधे सीधे हर जिले में जाके कॉलेज खोलती है, बड़ा कॉलेज, इंग्लिश कॉलेज टॉप वाला वो खोलती है। उनके वहां यीशु मसीह और सारा वो बना रहता है, उसे अन्य लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। तो उस हाई सेकेंडरी स्कूल जो रहता है उनका हाई फाई, उसमें ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, जितने भी समाज के जो उच्च सक्षम जो लोग हैं, जो ईसाई मिशनरी का विरोध करते हैं, उनके सारों के बच्चे, सबके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या बाबा साहब के करने के बाद हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते? तो गगन जी का संकल्प है कि प्रत्येक जिले के अंदर जैसे हाई मिशनरी स्कूल, कमर्शियल, हमारे जो बच्चे रहेंगे, पॉलिस्ट जो बच्चे रहेंगे, उनको आर्थिक रूप से उसका लाभ देंगे, लेकिन अन्य जो बच्चे रहेंगे उनको वही शिक्षा देंगे, उसी गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे, लेकिन वहां पर जो पूरा माहौल होगा वो बुद्धमय माहौल होगा। तो ये गगन जी का संकल्प है। इस संकल्प हेतु पूरे भारत में ये वहां इसको संचालित करने के लिए लोग तैयार हो। इसको संचालित करने के लिए लोग तैयार हो तो मुझे एक जवाबदारी दी है। मुझे नेशनल हेड बनाया गया गगन मलिक फाउंडेशन का कि आप जाइए पूरे भारत में और ऐसे लोगों को चुनिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को पालने पोसने के लिए दे दिया। आप रिटायर्ड हो गए, अब कुछ काम नहीं बचा उनके पास। अब उनके पास में जाइए कि आप गगन मलिक फाउंडेशन के साथ में जुड़िए और जो आगे का जो जीवन बचा हुआ है, अब इस समाज को और बाबा साहब के सपने को, उनके विचारों को गति देने के लिए आप फाउंडेशन के साथ में जुड़कर आप फाउंडेशन का काम कीजिए और अपने जिले के अंदर एजुकेशन हब का निर्माण कीजिए। गगन मलिक फाउंडेशन आज ये स्थिति हो गई कि गगन मलिक जी के साथ में अरे जरा सी भी फुर्सत नहीं मिल रही। एक दिन बाद एक कार्यक्रम लगे। गगन जी को जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, बहुत सारे फाउंडेशन भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ फर्जी भी है। तो बौद्ध देशों ने यह पाया कि सबसे ओरिजिनल कोई काम कर रहा है तो गगन कर रहा है। और क्यों कर रहा है? गगन जी ने कैसा विश्वास दिलाया? वहां के जो लोग हैं, वहां के जो नागरिक हैं, जो भारत आते हैं, भारत उनकी सबसे बड़ी पवित्र यात्रा है। जैसे मुस्लिम समाज के लिए हज होता है ना, मक्का मदीना, तो बौद्ध देशों के लिए सबसे बड़ा हज और मक्का मदीना सबसे पवित्र यात्रा जीवन की वो बोध गया की पावन होगी। अब ये लोग बोध गया, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, नालंदा और लिंगोली यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। गगन जी ने अपनी यात्रा के अंदर उनसे ये पूछा कि भारत में आपने बुद्धिस्ट लोग देखे? हाँ देखे। कहाँ देखे? बुद्ध गया में देखे? अच्छा। अब बुद्ध गया में अधिकतर लोग कौन जाते हैं? चीन, जापान, बांग्लादेश, ताइवान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सारे देशों के वहां पर विहार बने, बौद्ध विहार बने। वो उन्हीं लोगों को देख के चले जाते हैं। डॉक्टर आंबेडकर जी द्वारा स्थापित बुद्धिस्ट वो नहीं देख पाता। तो फिर गगन जी बोलते कि मैं आपको ओरिजिनल बुद्धिस्ट दिखाऊंगा जिन्होंने भगवान बुद्ध के धम्मों को नहीं करके रखा। तो वियतनाम से पहली बार, थाईलैंड से पहली बार गगन जी कहां लेके जा रहे हैं उन लोगों को? डेलीगेशन 30 लोगों का डेलीगेशन, 40 लोगों का डेलीगेशन कहां लेके जा रहा है?
प्रबुद्ध हमारा जैसा विहार बना हुआ है ऐसे विहारों के अंदर लेके जा रहे हैं और यूं बता रहे ये है ओरिजिनल बुद्धिस्ट मार्ग जिन्होंने आपके बुद्धिज्म को जिंदा रखा हुआ है। नागपुर में कई विहारों का उन्होंने भ्रमण करवाया। कभी भी जीवन में वो ऐसे लोग जिनको खुद को नहीं मालूम कि उनके पास में पैसा कितना है। चंद्रपुर में एक कार्यक्रम हुआ, चंद्रपुर के बाद में यवतमाल के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, तो वहां पे भंते जी राजरतन भंते जी है, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। अब वो जाते से उनका नाश्ता करवा दिया, भोजन करवा दिया और एक हॉल में कार्यक्रम था जिस हॉल के अंदर कम से कम 6,500 से 7,000 लोग थे। लेकिन उनको वो वियतनाम से जो लोग आए थे उनकी शोभा यात्रा निकालनी थी। यवतमाल के लोगों को बताया देखो अंग्रेज लोग आए हमारे वहां, लेकिन पानी आ गया, हम लोग पहले पहुंचे कार्यक्रम में, तो बेचारे का जो पैदल नहीं चलने वाले जो लोग हैं उन्होंने वो गाड़ी की जगह उनको 4 किलोमीटर पैदल चलवाया पार्टी में। 4 किलोमीटर बड़े थके हारे आए, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बार बार गगन जी के साथ में देखे तो गगन जी ने उनको ये बोला ये जीवन का सबसे बड़ी आपकी पवित्र यात्रा हो रही है। भगवान बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब का जो कठिन परिश्रम रहा, 28 बुद्धा मानते ना, 29वां जो बुद्धा था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो इसका बोले आपको पुण्य लाभ मिलेगा। तो ऐसे वो लोग वहां पहुंचे, वो कार्यक्रम निपटाया। उसी दिन हमारा एक कार्यक्रम शेगांव था। शेगांव में हम रात को 12 बजे पहुंचे भरी बरसात के अंदर, लेकिन उन लोगों का क्या मतलब, जो इतने धनवान उनको मालूम नहीं कि उनके पास में पैसा कितना, लेकिन इतना श्रद्धा के साथ वो लोग गए और उन्होंने ये माना कि नहीं ओरिजिनल बाबा यहाँ भारत में अगर कोई बुद्धिस्ट है तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचारक है वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है। और हमारा देश और हमारे द्वारा गगन जी जितना बोलेंगे हम यहाँ पर इस धर्म को, इस फाउंडेशन को स्थापित करने के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग गगन मलिक फाउंडेशन के साथ में जुड़िए। गगन मलिक फाउंडेशन के साथ में जुड़ने के लिए यहाँ जो है बाबू अल्लाह जी को हम आज यहाँ पर दे रहे हैं आप सबके बीच में, लेकिन आप सभी लोग उसके सहभागी बने, उसके संस्था के फाउंडर के मेंबर बने। मेंबरशिप जो है मात्र 1200 रुपए साधारण मेंबर जो बनेंगे। दूसरी मेंबरशिप है सिल्वर मेंबरशिप 2500 रुपए, और तीसरी जो मेंबरशिप है वो है 5000। अब ये जो शुल्क हैगा ये श्रेणियां बनाएंगे। इसकी मेंबरशिप क्या है, हम 10 रुपए भी रख सकते थे, 50 रुपए भी रख सकते थे, 500 रुपए भी रख सकते थे। लेकिन जितनी कम मेंबरशिप रहेगी उसमें उतने ज्यादा मेंबर बनेंगे, और ज्यादा मेंबर बनने के बाद में वहां की जो कार्यकारिणी फिर वो जो काम करने वाला वो एक दूसरे की टांगी खींचते रहेंगे। तो जो मेंबरों का जो चयन करा है कि जो लोग इसका संचालन करेंगे ये रिफंड इनके पास में जाना चाहिए। तो जो लोग गगन मलिक फाउंडेशन की जो सदस्यता जो लेंगे उनको आदरणीय गगन मलिक जी एक परिचय पत्र और एक नियुक्ति पत्र वो जारी करेंगे। आप लोगों का यही काम होगा कि अपना पूरा जीवन दे दिया हमने विहार बनाने के लिए, अब विहार से हमें आगे बढ़ना है, हमारी सोच आगे बढ़ानी है, जगह देखना है कि हमें एजुकेशन हब कहां से शुरुआत करें। सबसे मेन काम एजुकेशन हब। उसी एजुकेशन हब में आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है, सारी गतिविधियां हो सकती है, अलग अलग गतिविधियां हो सकती है। उसका जो फंडिंग लाने का काम, प्रोजेक्ट आपको बनाना है, फंडिंग लाने का जो काम वो फाउंडेशन है। आप अपना परिवार छोड़कर पूरा समय बुद्धिज्म के लिए दे रहे हैं, धर्म के लिए दे रहे हैं, मिशन के लिए दे रहे हैं, तो आप लोगों का घर कैसे चलेगा भाई? पूरा समय आप जब भी दे पाओगे कि बड़े पवित्र मन से मैं काम कर रहा हूं तो बस मुझे यही काम करना, तो आपका मानदेय भी निकलना चाहिए। वो सारी व्यवस्था फाउंडेशन की तरफ से होगी। बात यह है
कि 66 वर्ष हो गए हैं। भगवान बाबा साहब ने 66 वर्ष पहले 40 करोड़ रुपए तो लाभ मार दिए उन्होंने। उनकी संपत्ति क्या थी बाबा साहब? 40 करोड़ रुपए पे लाभ मार दी। अगर उसको एफडी करके रख लेते, एफडी करके रख लेते तो कल्पना कीजिए कि वो कितने दिन होते उसको। लेकिन उनकी संपत्ति तो 5 लाख लोग थे उनके दीक्षा ली थी। और उनके जाने के बाद में उनकी सबसे बड़ी जो धरोहर है, उनकी जो संपत्ति है, मालूम है क्या है? ये भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो ये संपत्ति के अंदर विस्तार कितना हुआ और नहीं हुआ तो उसका कारण क्या रहा? वो कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। अब 66 वर्ष हो गए, हम अभी भी एक दूसरे की डांट देख रहे हैं कि मैंने बोला वही बाबा साहब। अरे बाबा, एक एक्टर सफल फिल्म अभिनेता, उसको क्या जरूरत पड़ी है घर घर पुत्र बचाने की और बाबा साहब करने? उनका तो खुद का एग्रीमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार से कि 10 साल तक के राम मन के आना है आपको यहाँ पर। अभी मोदी जी ने उनकी आरती उतारी अयोध्या में, उन्होंने कहा ना, बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी करी। ये बोले मेरा एग्रीमेंट है, ये मेरा निजी काम है। मैं घर घर राम नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं घर घर बुद्ध ही पहुंचाऊंगा। उसके लिए मुझे पैसा लेना नहीं है। ये जो मुझे मिला है, ये पैसा मुझे उसमें लगाना है। आप कोई टीका टिप्पणी करे या कुछ भी करे, गगनमणि फाउंडेशन का जो मूल मंत्र है मैत्री भाव, किसी की आलोचना नहीं करनी है। हमें तो यह दिखाना है कि बुद्ध कितने श्रेष्ठ थे, बुद्ध कितने श्रेष्ठ थे। मैं बुद्ध बता रहा हूं लोगों, वो तो मेरा अभिनय है। मैंने नुकसान किया, हो सकता था कि मुझे यहां बुलाए नहीं, लेकिन मुझे मालूम है बुलाया भी क्यों जा रहा है। लेकिन बुद्ध धर्म की जो गति है, मैं उसको रुकने नहीं दूंगा। और उस गति को गति देने के लिए आप सब लोगों के सहयोग की, सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। आपने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए दिया है। मैं फाउंडेशन की तरफ से अपील करता हूं कि आपके राशि जो है सदस्यता शुल्क वाली, उसको मत देखिए। मैं महू से आया हूं, मेरे जीवन में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं खुद सुसाइड करने के लिए चले गया। मेरे जीवन में पहली बार, जो मैं अभी मानसिक तनाव में रहा हूं, पहली बार एक अभी कांग्रेस साहब बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। पहली बार मेरे जीवन के अंदर हमारी फोन पे बातचीत हुई, उनको एक गाना चाहिए था कि देखो रे देखो मेरे बाबा की डोली से। मैंने फोन पे बोल दिया। अब उस दिन कुछ बालक आए थे पूना से, कांग्रेस जी का फोन आया, उन्होंने बोला कि बाबा साहब अब मुझे ये नहीं मालूम कि इनको पेन ड्राइव देना है। और जन्मभूमि पर मेरा ऐसा 36 का आंकड़ा चल रहा है कि जैसे ही जाता हूँ तो जो बड़े बड़े जो संगी जो नागपुरी संतरे हैं वो लग जाते हैं मेरे पीछे, क्योंकि अकेला टारगेट नहीं हूँ। तो मैं समय नहीं दे पाया उनको। इस मंच के ऊपर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो पेन ड्राइव मिली भी नहीं और मिलेगी। अब मैंने बोला जैसे मिलती मुझे फोन करके आप ईमेल करो या कुछ भी करो, वो देना है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप गगनमणि फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। मेंबरशिप को आप मत देखिए। आपने जीवन में कई दान करे होंगे, 2000 का दान, 1100 का दान, 5000 का दान, 11000 का दान। एक बार अपने आप को धर्मदान के रूप में इस फाउंडेशन के सामने जुड़ के देखिए। वास्तव में आपको अगर स्वाभिमानी लगे तो आप भी वो बोलेंगे कि नहीं, आज महू की पावन भूमि से मैं जो अपील कर रहा हूं, मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि नहीं, बाबा साहब के बाद में गगनमणि जी सबको एक करने का काम कर रहे हैं। सबको एक कि काम तो मिशन पे कर रहे हैं, तो साथ में क्यों ना करें? अलग अलग हमारी संस्थाएं क्यों? तो ये सबसे बड़ी जो हमारी विफलता की जो चीज है, सबसे पहले उसको कट करना है। और एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से अच्छे पोते जो भंते होते हैं उनका एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फाउंडेशन के माध्यम से करना है।
फाउंडेशन को फंड की कमी नहीं आएगी, लेकिन संचालन करने के लिए लोकल स्तर पर ना गगन मलिक जी यहाँ पर आएंगे, ना मोहन वाकड़े यहाँ पर आएंगे। अगर यहाँ पर कोई सी भी गतिविधि को संचालित करना है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग संचालित करें। नासिक का संघ बताया तो नासिक में मोहन वाकड़े नहीं जाएंगे, गगन जी नहीं जाएंगे, गगन जी जाएंगे लेकिन उन लोगों को लेके जाएंगे कि इस जगह पर हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, हमारी मदद की। तो आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस तरीके की प्रतिमा 84,000 प्रतिमा है, 7 इंच 9 इंच 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट 4 फीट 4.5 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट 10 फीट ऐसी 84,000 प्रतिमाएं भारत आने को है। कम से कम अभी तक 27 से 28,000 प्रतिमा का वितरण हो चुका है और ये 84,000 प्रतिमा का जो संकल्प है ये भारत में 84 लाख होने जा रहा है, 84 लाख होने जा रहा है। और इस प्रतिमा का सिर्फ ये है, हम लोग एक माध्यम है, हम लोग एक माध्यम है कि ये दान वहां से प्राप्त हुआ, उस दान को उसी पवित्र भाव से उन लोगों को देना है, लेकिन उसमें जो एक कस्टम चार्ज जो रहेगा वो उपासक जो ग्रहण करने वाला है उसको को अदा करना पड़ेगा। अगर बिहार के अंदर प्रतिमा आती है तो जो प्रतिमा 10 लाख रुपए की है तो उसको मात्र 50,000 रुपए के अंदर कस्टम चार्ज में वो प्रतिमा उसके बिहार में चली जाएगी। साथ में उस बिहार के अंदर जो फाउंडेशन की टीम काम करेगी तो सिर्फ उनको प्रोजेक्ट बना के देना है, प्रोजेक्ट बना के देना है कि ये जो गेट है ये ऐसा गेट नहीं होना चाहिए धर्मशाला का, ये गेट जो है बहुत सुंदर होना चाहिए और थाई पद्धति का होना चाहिए। आप एक प्रपोजल बना के भेजिए, थाई लोग वहीं से कारागिर भेजते हैं, सामग्री भी वहीं से भेजते हैं और जाओ बोले भाई वो जो विहार है जहाँ पर हमारी प्रतिमा जो दान में दी है वहां पर एक सुंदर सा गेट बनाएंगे। जब वो सुंदर गेट बनेगा तो आज हम समाज के लोग इसमें बैठे हैं, अदर कास्ट के लोग भी आएंगे और वहां पर सेल्फी लेंगे, क्या पीछे गेट कितना शानदार बना है। आपने देखे ना थाई पद्धति के बहुत यार, तो इसे आकर्षित बहुत यारों की आवश्यकता है। आप सभी ने मुझे आज इतना समय दिया। आज आदरणीय बाबू अलाजी को गगन मलिक फाउंडेशन पुणे शहर और अहमदनगर शहर सदस्यता अभियान की जवाबदारी दे रहा है। आज नितिन हमारे पटेल जी और आदरणीय अल्लाह जी, इनकी जो बातें हैं आज गगन जी से हुई, गगन जी को इस कार्यक्रम में मुझे लाना था, लेकिन पहला ही जो कार्यक्रम में लगे हुए हैं तो वो अलग अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं, मैं अपनी व्यवस्था संभाल रहा हूँ। अब ये जो कार्यक्रम है सबसे पहला कार्यक्रम जो देना है, क्योंकि नागपुर में बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, अब जो कार्यक्रम देना है पूना को देना है, अहमदनगर यहाँ से जितने भी जो लगे हुए हैं, भीमा कोरेगांव, ये सारे जो शहर हैं यहाँ पर प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम देना है। प्रतिमा वितरण के कार्यक्रम आप लोग लीजिए, उसमें अच्छा प्रतिसाद मिलता है क्योंकि ये अनोखा कार्यक्रम है, बुद्ध को ग्रहण करने का। सबके घर में बुद्ध है, लेकिन वो जो बात है बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने की उस कार्यक्रम के माध्यम से हो जाती है। तो अब इसी माह अब हो सकता है कि दिसंबर में एक बड़ा कार्यक्रम हम पुणे को दे दें, लेकिन उसके पहले आप सभी जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सामाजिक लोग बैठे हैं, इस सामाजिक धार्मिक धर्मों को गति देने वाले आंदोलन के अंदर आप लोग भी सहभागी बने, इस फाउंडेशन के परिवार का हिस्सा बने और इसकी प्राथमिक सदस्यता आप लीजिए। उससे यह होगा कि जो अच्छे लोग हैं उनके जो अच्छे विचार हैं इस फाउंडेशन को गति देंगे। और फाउंडेशन जो होता है वो बोलते हैं कंक्रीट, फाउंडेशन होता है नींव। तो इस शहर के अंदर आपको एक नींव रखनी है लाइफ टाइम वाली, कि आप हमेशा के लिए वो नींव के माध्यम से, उस फाउंडेशन के माध्यम से अमर हो जाए। आपने मुझे इतनी देर सुना, आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मान सम्मान दिया। जय भीम, जय भारत। जैसे हमारे वहाँ विवाह होता है
तो विवाह एक बहुत अनोखा एक विवाह रहता है हमारे वहाँ पर। बाबा साहब की प्रतिमा रहती है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा रहती है, और कोई फेरे वेरे तो होते नहीं, लेकिन समाज साक्षी होता है, ठीक है ना। तो आप सभी के साक्षी में गगनमणि फाउंडेशन का ये जो नियुक्ति पत्र है आदरणीय अल्लाह साहब को देगा, तालियों के साथ में होगा। एक दोन सत्कार होणार राजेश बाबर, वीरेंद्र कांबळे सर आणि अनूप पवार सर पुढे येतील, त्यांनी आपला सत्कार स्वीकारावा। राजेश बाबर सर आले पुढे या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थिती त्यांची आहे, ते लोगावरून आले, मिलिंद कांबळे सर आणि अनूप पवार सर एवढे आलेले आहेत। समता सैनिक दलाचे निकाल सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी आपला सत्कार स्वीकारला। कार्यक्रमाच्या सांगतेकडे आपण जाणार। यानंतर अध्यक्षीय भाषण होईल। आपण सर्वांनी खूप शांतपणे माननीय बापुले सरांचं थोडक्यात विचार ऐकलेले आहेत आणि आपल्यामध्ये असलेलं धर्माचं स्फुल्लिंग त्यांनी चेतवलेलं आहे, त्याबद्दल आपल्या बहुजन हिताय संघ प्रबुद्ध प्रेरणाच्या विहाराच्या वतीने खूप धन्यवाद देते। खरंच आपल्या महामंगल सूत्रामध्ये एक साखळी गाथा जी आहे, दानांच्या धर्मचर्याचं यात कानाचे संगरो अनबजानी कमानी एकदम मंगलम होतं। म्हणजे धर्माचं दान देणं, हे धर्माचं आचरण करणं हे किती मंगल आहे आणि त्यामुळेच आपलं मंगल होणार आहे असं हे दानाचं काम हे मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। तर खूप खूप धन्यवाद। यानंतर अध्यक्षीय भाषण साळवे सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते। यानंतर आभार होऊन धर्मपालन दाखवून आणि मग आपला कार्यक्रम संपल्यानंतर भोजनाची व्यवस्था वरच्या हॉलमध्ये केलेली आहे, त्या ठिकाणी आपण सर्वजण जाणार। मी अध्यक्षीय भाषण 1-2 मिनिटांमध्ये संपवणार आहे। गगनमणि फाउंडेशन के भारत के प्रमुख वाकोड़े सर, इनका मैं हमारे बिहार के पूरे कमेटी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों? गगनमणि फाउंडेशन जागतिक स्तर पर कार्य कर रही है
और इतना अच्छा उनका कार्य पूरे वर्ल्ड में चालू है और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जो आपने 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो दान देने का जो कार्यक्रम आपने लिया है उसके मैं आपको बधाई देता हूँ. त्याप्रमाणेच गेल्या अनेक वर्षापासून मी पाहतोय बाळासाहेब आल्हाट आणि हौसराम आल्हाट ग्रामीण भागामध्ये आपल्या धर्माचा प्रचार प्रसार कसा करता येईल हा प्रयत्न ते गगन मलिक फाउंडेशन तर्फे करत असतात. मला त्यांचं सुद्धा इथे कौतुक करायचं वाटतं. खरोखरच ग्रामीण भागामध्ये ग्रामीण भागाचा विकास आणि आपला धर्माचा प्रचार प्रसार करणं ही फार अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट हे करतात. आताच वाकोडे साहेबांनी त्यांना पुणे आणि अहमदनगरचे प्रमुख असं पत्रक दिलेलं आहे. त्यांच्या कार्यालाही मी फार फार शुभेच्छा देतो. मी आपला काही जास्त वेळ घेत नाही. फक्त वाकोडे साहेबांना एक नम्रतेची विनंती करू इच्छितो. सर, हमने ये बुद्ध विहार की जमीन 86 में परचेस की. 86 में परचेस हुई, सरकारी जमीन नहीं. हमने परचेस करके हमारे जादव साहब बैठे इधर संस्था को दे. तो ऐसे बहुत से जन ने मिलकर ये जमीन परचेस करके 86 से लेकर आज तक हर संडे को यहाँ पर बुद्ध वंदना हुई है. एक दिन भी खाना नहीं हुआ, एक ही दिन. तो ऐसे अच्छे लोगों ने इधर कार्य किया है. अभी हमारा 2 मंजिला विहार है. अभी 3rd फ्लोर हमारे अध्यक्ष अवचर साहब शुरू करने वाले हैं. और ये कार्य सिर्फ अपना धार्मिक और सामाजिक कार्य यहाँ पर चलेगा. तो आपको मैं आश्वासन करना चाहता हूँ, आज का दिन हमारे बिहार के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला है. आपने अच्छी बातें यहाँ कही है. और मैं और आश्वासित करना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई भी कार्यक्रम पुणे में आयोजन करना होगा तो आपके लिए हमारा जो बुद्ध विहार आपको हमेशा हमारी कमेटी सहयोग करेगी. बाळासाहेब आल्हाट भी जो कुछ कार्य करेंगे तो उनको भी हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे. और इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे बिहार में किया आप लोगों ने, तो आप सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया है, तो आप उसका लाभ उठाइए. इतनी विनती करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद सर. अतिशय कमी वेळामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. यानंतर या कार्यक्रमासाठी कोल्हापूरवरून आनंदा राणे सर या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. तर त्यांचाही सत्कार होत आहे. राणे सर. यानंतर TN नागले सरांना विनंती करते की त्यांनी आपलं आवडीचं काम करावं. TN नागले सर. मी माझा आवडता कार्यक्रम फक्त 10 मिनिटमध्ये करावा आहे. बराच वेळ झालेला आहे. बरेच मुलांना प्रसिद्ध त्यांना वडिलांची व्यवस्था केलेली आहे. परंतु वेळाभावी मी आपलं आवडतं काम लवकर तथागत भगवान बुद्ध महामानव बोधिसत्व पूज्य डॉक्टर आंबेडकर आणि मामाला प्रिय असणारे त्यांना आपल्याला वंदन आणि सर्व उपहार प्रसिद्ध कार्यक्रम भव्य दिव्य असा झालेला आहे असं मला काय हरकत नाही. आणि हा जो कार्यक्रम आयोजित करून दिलेला आहे ते आमचे आल्हाट साहेब यांनी घडवून आणलेला आहे. आणि या कार्यक्रमाला आपल्या बहुसंख्य उपस्थित झालेले आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो की ही भगवंताची जी मूर्ती आहे ही मला चॅनलवरून मला काम मिळालेलं आणि ह्या मूर्तीला आम्हाला काही फक्त न येतात. फक्त आम्हाला फक्त
थोडासा जो खर्च होता एवढाच आम्हाला करावा लागलेला आहे. आणि एवढी सुखी आम्हाला भगवंताची होती की प्रबुद्ध नव्याला दान मिळालेलं आहे. म्हणून मी आवर्जून सांगतो की ही आमच्या या प्रबुद्ध नव्याची फार मोठी देणगी आम्हाला मिळालेली असं सांगायला मला अभिमान वाटतो. कारण आज तुम्ही आम्हाला दिलेली आहे तरी अजून तुम्ही आमच्या अध्यक्ष साहेबांकडे उपयोग केलेला आहे. तरी विनंती करतो की तथागताच्या भगवंत देऊन आमच्या संस्था अध्यक्ष त्यांना सूचित करावे अशी मी पुन्हा विनंती करतो. तसे आमच्या अध्यक्ष साहेबांना बोलावतो, बापारे साहेबांना बोलावतो. त्याच्या बापारे साहेबांच्या ननावरे साहेब, दादा साहेब यांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी ही तथागताची भगवंताची मूर्ती आम्हाला प्रबुद्ध पेरण्यावाला समर्पित करावं, जोरात नाही वाजवायचे. बाळासाहेब या. धन्यवाद बाबासाहेब. त्या मूर्तीला आम्ही जे आता बघितलेलं आहे संस्था बऱ्याच संचालित त्यांच्या हस्ते आनंद विवाह, आनंद आणि अहमदनगर यांच्या सहकार्याने बुद्धमूर्ती वितरण सोहळा मार्गदर्शन आज आपल्या विहारात झालेले आहे. आणि मार्गदर्शक साहेबांनी फाउंडेशनचे नागपूर पदाधिकारी आणि यांच्या उपस्थित हा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. मी त्यांचे आपल्या आणि बरेचसा वेळ एका फळाचा आपला वेळ आहे त्या दृष्टीने मी ज्याने ज्याने एक प्रमाणपत्र व्यक्त केलं आहे, ज्याने ज्याने आपल्याला गीताचा कार्यक्रम केलेला आहे असे सर्वांचं मी एक मनपूर्वक आभार मानतो आणि मी इथेच थांबतो. यानंतर आणखी एक सत्कार आहे. नेपोलियन गोम्स हे या ठिकाणी येतील, ते सत्कार स्वीकारतील. आल्हाट साहेबांना विनंती करते की त्यांना बोलून त्यांचा सत्कार करावा. यानंतर मंगळवार दिनांक 8/11/2022 रोजी सकाळी 10:30 वाजता कार्तिक पौर्णिमा आपल्या विहारामध्ये साजरी करण्यात येणार आहे. तर या पौर्णिमेच्या निमित्ताने एक नवीन उपक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. पुण्यामध्ये वास्तवास असलेले 15 मुक्तेजी यांना जीवनदानाचा कार्यक्रम होणार आहे आणि भोजनदानाचाही कार्यक्रम होणार आहे. तर अजूनही ज्या इच्छुकांना जर दान द्यायचं असेल तर त्यांनी दान आपल्या अध्यक्षांकडे द्यायचं आहे. तर सर्वांनी ही सूचना लक्षात ठेवून जास्तीत जास्त संख्येने या कार्तिक पौर्णिमेला उपस्थित राहावं. बंदेजी सारखी भोजनदान आहे त्यामुळे दान द्यावं ही विनंती. बोधिसत्व वंदना या न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्या मोहन वाकोडे सर हे महुरून या ठिकाणी आलेले आहेत पुण्यामध्ये. आणि गगन मलिक हे आपल्याला माहीत आहे, कल्पना आहे की ॲक्ट्रेस ज्यांनी 84,000 बुद्धमूर्ती वाटप हा संकल्प केलेला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांचे अनेक ध्येय आहेत. वाकोडे सर हे सेंट्रलचे कार्यकर्ते आहेत माझ्या माहितीनुसार. तर तुमचं या ठिकाणी प्रथमतः मी अभिनंदन करेन. जय भीम. तर सर आपण महूमध्ये काम करत आहात. आपलं कार्यक्षेत्र किती आहे या भारतामध्ये? आपण कुठल्या कार्यक्षेत्रामध्ये काम करत आहात? सध्या मी जे आहे 13 वर्षाच्या आहे आयुपासून
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मभूमी महू. आपण क्षेत्र म्हणजे भारतामध्ये काही ठराविक जिल्हे हा मी सांगतो. असं हा फक्त शॉर्ट पर्सेंटमध्ये. डॉक्टर आंबेडकर जन्मभूमी महू मध्य प्रदेश हे माझं कार्यक्षेत्र आहे. तिथं मी खूप काम केलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पावन जन्मभूमी जे आहे तिथं एक स्मारक बांधलेलं आहे. त्या स्मारकाच्या निर्माणाबद्दल खूप आंदोलन केले, उपोषण केले आणि सरकार. आपण भारतामध्ये अहमदनगर आणि पुणे, अहमदनगरमध्ये करत आहात. आता पुण्यामध्ये आपली काय योजना आहे पुण्यासाठी? फक्त पुण्यासाठी गगन मलिक फाउंडेशनच्या माध्यमातून ज्या लोकांना आम्ही जबाबदारी देऊन राहिलो फाउंडेशनची, त्या लोकांच्या मार्फत एज्युकेशन हबवर आम्हाला काम करायचं आहे. आणि जे चांगले चळवळीचे जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्याची आम्हाला तलाश आहे की जेवढे जादा मेंबर भेटतील त्याच्यातूनच चांगले शिकलेले जे लोक आहेत ते पुढे येतील आणि या फाउंडेशनचे जे कार्य धम्म योजना ते यावेळी संचालित करतात. म्हणजे एज्युकेशनच्या दृष्टीनं आपण एज्युकेशनच्या दृष्टीनं पुन्हा हे कार्यक्षेत्र निवडलेलं आहे सध्याचं आणि आपण प्राथमिक स्टेजमध्ये आहात असं वाटतं. मग या परिस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी आज बुद्धिबळच्या पुण्यामध्ये हे किती बुद्धिबळच्या वाटल्या गेलेल्या आहेत? आता याच महिन्यात या मूर्ती वाटपची सुरुवात होणार आहे. सारेतून पहिले जो मूर्ती वाटपचा जो कार्यक्रम है फाउंडेशन ने ठहराया है कि भाई जो भी कार्यक्रम होंगे फाउंडेशन के वो फाउंडेशन के सदस्यों के माध्यम से होंगे और फाउंडेशन के बैनर तले जो भी कार्यक्रम होंगे प्रतिमा वितरण के. तो उसके लिए आवश्यकता है कि जिस भी शहर में हम प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर पहले एक कार्यकारिणी फाउंडेशन की तैयार रहे ताकि वो प्रतिमा वितरण के कार्यक्रम कर सके. साहेबांनी आताच आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे वाकोडे सरांनी की प्रतिमा वितरणाचा कार्यक्रम हा या ठिकाणी जारी आहे, होणार आहे. त्यासाठी समाजात गोळा करणार आहे. आता माझा प्रश्न सर असा आहे की एज्युकेशन हा एक भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चांगली अभिमान करू आम्ही की एज्युकेशनचा महत्त्वाचा कार्यक्रम आपण हाती घेतलेला आहे. तर या एज्युकेशनच्या दृष्टिकोनातून आपण कशा प्रकारे करण्याचा आपला इरादा आहे यापुढे? सबसे पहले जो गगन मलिक जी ने संकल्प किया है कि 84,000 प्रतिमा हमें वितरित करनी है. तो ये प्रतिमा के माध्यम से हमें घर घर पहले तो भगवान बुद्ध पहुंचाना है. और एजुकेशन का जो मामला है इसके बाद की जो शंकल आई है, पहला जो पड़ाव है ये लोगों का विश्वास जीतने का पड़ाव है कि ये प्रतिमा के माध्यम से हम लोगों का विश्वास जीत रहे हैं कि हम इस धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं. दूसरा जो पड़ाव है एजुकेशन हब के माध्यम से हमें घर घर धर्म पहुंचाना है. हर घर में, मतलब ये सीमित कार्यक्रम नहीं है कि एक समाज वर्ग के लिए. भगवान बुद्ध का धम्म इतना पवित्र धम्म है, इस सागर के अंदर हर एक व्यक्ति को डुबकी लगाना चाहिए. हम ये चाहते हैं कि जो महार समाज है, बौद्ध समाज है, इसके अलावा हम हर कार्यक्रम के लिए निकले. जो वर्ग है अनुसूचित जाति में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, आदिवासी में आते हैं. माझा प्रश्न असा आहे की एज्युकेशन या दृष्टीनं पुण्यामध्ये आपण जे काय करणार आहात, आपण जे काम करत आहात ते उत्तमच आहे, त्यात प्रश्नच नाही आहे. माझा प्रश्न ते पुण्याच्या परिसरामध्ये एज्युकेशनच्या दृष्टीनं जी आपली पहिली राहणार आहे आपण काय करणार या दृष्टीनंच फक्त माझा प्रश्न आहे. बिल्कुल. ये जो कार्यक्रम अभी जो प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करी. वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो रिटायर हो चुके, उन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार को दिया, अब वो समाज में काम करना चाहते हैं. सबसे बड़ा जो हमारा भी प्लान है कि एक जगह हमें मिल जाए और वो जगह पर हम एक बड़ा एजुकेशन हब तैयार कर सके. इसके लिए जो अभी कार्यक्रम होने वाला है इसके पहले ही ये योजना बनेगी. जो प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम रहेगा वो दो उसके उद्देश्य रहेंगे. एक प्रतिमा वितरण, दूसरा उस जगह का चयन करना. उस कार्यक्रम में थाईलैंड देश से या वियतनाम देश से बड़े लोग आएंगे और उसी दिन उसकी आधारशिला रखी जाएगी. बहुत अच्छी बात है. अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको रहेगा. तो आपने वो बुद्धिस्ट सेंटर का नाम दिया है मेरे ख्याल से, बुद्धिस्ट सेंटर. वो बुद्धिस्ट सेंटर का आपका क्या प्रोजेक्ट रहेगा और उसमें क्या विकास रहेगा, उसमें कैसा करेगा आप विकास, क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारे पास में जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान बने हुए हैं वहाँ पर एक ही गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं.
हम लोगों का उद्देश्य है कि एक जो बिल्डिंग तैयार हुई है उसमें हमारी जो 5-6 जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो धम्म योजना है, वो सारी की सारी वहाँ पर क्रियान्वित हो, वहाँ पे संचालित हो। भारत में सबसे बड़ी जो अभी कमी है कि वो बौद्ध भिक्षुओं की कमी है, अच्छे पढ़े लिखे बौद्ध भिक्षुओं की कमी है। बौद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर हम बनाना चाहते हैं कि समाज के अंदर अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं, और जो लोग बौद्ध भिक्षु नहीं भी बनना चाहते हैं, तो हर फाउंडेशन की एक अपील है पूरे भारत में, अगर आपके वहाँ लड़का पैदा हो। अभी पूरा भारत का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ जी, पूरे जी। तो भारत में ऐसे कितने 14 साल से आप चल रहे हैं ये काम, और भारत में कितने सेंटर्स खुले हैं अपने भारत में अभी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर? अभी जो आपने कहा कि 14 साल हो गए, 14 साल नहीं हुए, 2014 में 2014 में आदरणीय गगन जी ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करा। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ये 2 साल लेट चल रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल ये कार्यक्रम लेट हो गया। अब ये जो कार्यक्रम है, अभी आपने कहा बौद्धिस्ट सेंटर आपके कहाँ चल रहा है। बौद्धिस्ट सेंटर जो है सबसे पहला गेटजड़ की जो धर्मभूमि है यहाँ पर हमने स्थापित करा है। इस बौद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का जो हमने प्रमुख बनाया है हमारे PS खोबरागड़े जी जो है, वो गगनमणि फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है। साथ में उन्होंने एक विभाग का चयन किया है कि मेरा जो अब जीवन है, जो बाकी का रिटायरमेंट के बाद मेरा एक ही सपना है कि भारत के जो मेन जो जगह है वहाँ बौद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर खोले। तो एक जो बौद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर जो है उसकी न्यू जो है यवतमाळ उसमें वहाँ पे रखी जाती है। आता सांगितल्याप्रमाणे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटरच्या दृष्टिकोनातून खोब्रागडे साहेबांचा उल्लेख केलेला आहे आणि त्यांनी स्वतःची डिग्री सुद्धा दिलेली आहे खोब्रागडे साहेबांनी। तर खऱ्या अर्थाने आपण ज्याला म्हणू की सर्वांगाने भारतामध्ये बुद्धिस्ट बौद्ध धर्माचा कसा प्रचार होईल या दृष्टिकोनातून सातत्याने प्रयत्न आहेत। पुण्यामध्येही या संस्थेचा सातत्याने प्रयत्न राहणार आहे। आता जो आठवडे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे खूप चांगलं काम चाललेलं आहे त्याचं सर्व इंडियामध्ये सुद्धा। तर निश्चितच आपण अपेक्षा करूया या गगनमणि फाउंडेशनमधून चांगले जास्तीत जास्त चांगले कार्यकर्ते निर्माण होतील, एज्युकेशन, धार्मिक आणि त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आपण या ठिकाणी भेट दिली। त्याचबरोबर आपला या बुद्धिस्ट वंदनेला बाईट दिली, त्याबद्दल आभारी आहोत। जय भीम, जय भारत।